क्या वजह है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद अपने तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये ठीक वैसा ही है कि एक शख्स अपनी जमीन पर गेहूं उगाता है, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ जो कुछ नज़र आता है, हकीकत अक्सर इसके बरक्स होती है। इसी तरह हर साल चाइना से लाखों कंटेनर्स अमेरिका तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कचरे में क्यों फेंक दिया जाता है? और इस सब के बीच ईरान बोइंग 777 को क्यों और कैसे स्मगल करता है? सच रिपोर्ट की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि हर वक्त समंदर में 3 लाख के करीब शिप्स होती हैं? इनमें ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी कैरियर्स, टग बोट्स और पैसेंजर शिप्स के साथ साथ वो शिप्स भी हैं जिनकी मदद से दुनिया की इकोनॉमी का पहिया चलता है। कंटेनर शिप्स। ग्लोबल ट्रेड का 90% हिस्सा समंदरी रास्तों पर मुश्तमिल है। एस्टिमेट्स के मुताबिक हर गुजरते मिनट 6 से 8 हज़ार कंटेनर शिप्स समंदर में ट्रैवल कर रही हैं। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की मदद से आजकल इन्हें रियल टाइम ट्रैक भी किया जा सकता है। अगर आप मरीन ट्रैफिक या वेसल फाइंडर जैसी वेबसाइट्स पर जाएं, तो आपको पूरा समंदर छोटी छोटी लाइट से भरा नजर आएगा। हर लाइट एकदम जहाज है जिस पर लाखों डॉलर्स का सामान लदा हुआ है। इन कंटेनर शिप्स में से ज़्यादातर वेसल्स वो हैं जो चाइना से निकलती हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि हर वेसल में एवरेज 5,000 कंटेनर्स होते हैं। तो इस हिसाब से 4 करोड़ कंटेनर्स हर वक्त समंदर में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे कपड़ों से लेकर मोबाइल फोन्स तक सब कुछ कभी इन्हीं कंटेनर्स में ट्रैवल करके हम तक पहुंचा है। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक तरफ से सामान आया और दूसरी तरफ से खाली कंटेनर वापस चला गया। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। हमारी दुनिया की ट्रेड का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। चाइना दुनिया को इतना माल बेचता है कि उसके पास से भरे हुए कंटेनर्स का सैलाब निकलता है। सिर्फ 2023 की बात की जाए तो चाइना का ट्रेड सरप्लस 823 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। यानी इसी साल चाइना ने 3,380 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया और 2,557 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट किए। तभी पीछे बचे 823 बिलियन डॉलर्स। मसला तब शुरू होता है जब चाइना से निकले हुए कंटेनर्स अमेरिका या यूरोप तक पहुंचते हैं। जहां चाइना का सरप्लस 823 बिलियन डॉलर्स है, वहीं पूरे यूरोप का मिलाकर सिर्फ 41 बिलियन डॉलर्स। मतलब चाइना से 90% कम। पर जब यही कंटेनर्स अमेरिका पहुंचते हैं तो यहां सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी यहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस ही नहीं है। अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, जिसका मतलब है कि यहां कंटेनर्स जाते तो ज़्यादा हैं, लेकिन वहां से वापस भेजने के लिए इतना माल ही नहीं होता। यूएस पोर्ट्स कराने वाले कंटेनर्स में से सिर्फ 40% ही भरे हुए वापस जाते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि फिर बाकी 60% कंटेनर्स जाते कहाँ हैं? आपको लग रहा होगा कि बाकी कंटेनर्स खाली वापस लौटते होंगे, पर ऐसा नहीं है। वो कंटेनर्स पूरे अमेरिका में जंक यार्ड्स में सड़ रहे हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि खाली कंटेनर को वापस चाइना तक भेजने में तकरीबन $3,000 का खर्चा आता है, और इसके अलावा ये खाली डब्बा जहाज में वो जगह घेरता है जिसमें भरा हुआ कंटेनर जा सकता है, जिसमें लाखों डॉलर्स का सामान है। यही वजह है कि चाइना को 3,000 के यूज्ड कंटेनर की जरूरत ही नहीं पेश आती, क्योंकि वही कंटेनर चाइना दोबारा 2,000 में तैयार कर लेता है। हर साल 25 लाख नए कंटेनर्स बनाए जाते हैं, जबकि पुराने कंटेनर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि यूएस और यूरोप में फंसे हुए खाली कंटेनर्स का आखिर क्या किया जाता है? बहुत से कंटेनर्स को सस्ती स्टोरेज या कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए बेच दिया जाता है। आजकल इनसे घर और ऑफिस भी बनाए जाते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो इन्हें पिघलाकर स्टील निकाल लिया जाता है, क्योंकि एक कंटेनर में लगभग 2 टन स्टील होता है। अगली बार जब आप किसी पोर्ट के पास से गुजरें और वहां स्टील कंटेनर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए देखें, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ कचरा नहीं बल्कि दुनिया की बिगड़ी हुई इकोनॉमी की एक अनोखी कहानी है। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो बड़े बड़े अक्लमंदों को चकरा देता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर तो है, लेकिन फिर भी वो अपने तेल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 1 है। सऊदी और रशिया भी उससे पीछे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इतना तेल निकालने के बावजूद अमेरिका दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है। यानी वो अपना तेल बेच देता है और अपने इस्तेमाल के लिए दूसरों से खरीदता है। इसके पीछे 3 बड़े राज छुपे हैं। सबसे पहला रीजन है तेल की केमिस्ट्री का फर्क।
हर तेल एक जैसा नहीं होता। अमेरिका की जमीन से जो तेल निकलता है उसे लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं। ये हल्का तेल होता है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है। मगर मसला ये है कि अमेरिका की पुरानी रिफाइनरीज हैवी क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए बनी है। ये रिफाइनरीज उस वक्त बनाई गई थी जब अमेरिका मेक्सिको और वेनेजुएला से गाढ़ा तेल मंगवाता था। अब अगर वो अपना हल्का तेल साफ करना चाहें तो उन्हें पूरी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, जिस पर $200 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आएगा। इतना पैसा खर्च करने के बजाय वो अपना हल्का तेल दुनिया को महंगा बेच देते हैं और बाहर से हैवी क्रूड ऑयल सस्ते दामों खरीद लेते हैं। पर सिर्फ तेल की केमिस्ट्री ही अमेरिका को ऐसा करने पर मजबूर नहीं करती। दूसरी वजह है लॉजिस्टिक्स का बुरहान। अमेरिका में तेल निकलता कहीं और है, जबकि रिफाइनरीज बहुत दूर हैं। मिसाल के तौर पर टेक्सास में तेल का पूरा समंदर है, लेकिन वहां से न्यूयॉर्क या ईस्ट कोस्ट तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस ही नहीं है। कैलिफोर्निया की तो ये हालत है कि वो एक ऑयल आइलैंड बन चुका है, जहां पाइपलाइंस ना होने की वजह से वो 70% तेल बाहर के मुल्कों से मनवाने पर मजबूर हैं। वैसे तो ये दोनों वजूहात ही बहुत थीं, लेकिन ताबूत में आखिरी कील द जॉन्स एक्ट ने गाड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिकन सोल्जर्स और सामान को समंदर पार ले जाने के लिए एक बड़ा मसला पेश आया। अमेरिका के पास अपने इतने जहाज ही नहीं थे जो उनके सोल्जर्स को समंदर पार लेकर जाएं। तभी उन्होंने दूसरे मुल्कों के जहाज़ों और सेलर्स की मदद तो ली, लेकिन यहाँ एक नया खतरा पैदा हो गया कि अगर कभी अमेरिका की दोस्त मुल्कों से ही लड़ाई हो गई तो उनके पास ट्रेन्ड सेलर्स और शिप्स ही नहीं होंगी अपने सोल्जर्स को मूव करने के लिए। इस मसले का एक ही हल था कि अमेरिका की अपनी मर्चेंट मरीन शिप्स हों जो नॉर्मली कार्गो ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें वॉर मोड में कन्वर्ट किया जा सके। इसके चलते सेनेटर वेस्ले जोन्स ने एक बिल पेश किया, जिसके मुताबिक अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान भेजने के लिए जरूरी है कि जहाज भी अमेरिकन हो और उसका क्रू भी अमेरिकन हो। अब क्योंकि अमेरिका में बहरी जहाज बनाना चाइना के मुकाबले में 3 गुना महंगा पड़ता है और वहां सेलर्स की सैलरीज भी ज्यादा होती हैं, ये कानून उल्टा उनके गले पड़ गया। टेक्सास से न्यूयॉर्क तक तेल पहुंचाने के लिए अमेरिका के पास गिनती के चंद जहाज बचे हैं और उनका किराया भी इतना ज्यादा है कि एक बैरल तेल पर $5 बढ़ जाते हैं। तभी अमेरिकन रिफाइनरीज को लगता है कि अगर वो अपना ही तेल छोड़कर बाहर के मुल्कों से तेल मंगवाएंगे तो उन्हें फिर भी सस्ता पड़ेगा। एक ऐसा कानून जो अमेरिका को बचाने के लिए बनाया गया था, वही आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को अंदर से खा रहा है। ये है वो अजीब वजूहात जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद दूसरों का मोहताज है। अमेरिका की इस मोहताजी से हटकर अगर ईरान की मोहताजी की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर बरसों से सैंक्शंस लगा रखी हैं। इन सैंक्शंस के चलते ईरान अमेरिका और फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका से ना कोई चीज़ खरीद सकता है ना बेच सकता है। लेकिन ईरान की महान एयर में आपको अमेरिकन और यूरोपियन जहाज़ों की बड़ी फ्लीट नजर आएगी। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर ईरान बोइंग 777 को कैसे स्मगल करता है। 2024-25 में ईरान ने दुनिया को तब हैरतजदा छोड़ दिया जब उनके पास 5 बोइंग 777 जहाज अचानक नमूदार हुए। ये सब मुमकिन हुआ कई सालों की प्लानिंग से। ऑस्ट्रेलिया में एलिस स्प्रिंग्स रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा जहाज़ों का कब्रिस्तान है जिस पर ईरान की नज़र टिकी थी। वहाँ सिंगापुर एयरलाइंस के 5 पुराने पर काबिल इस्तेमाल बोइंग 777 जहाज़ खड़े थे। ईरान सीधा वो जहाज नहीं खरीद सकता था, तभी एक अमेरिकन बेस्ड आयरन एविएशन नामी कंपनी के जरिए ये जहाज खरीदे गए। फिर ये जहाज चाइना ले जाए गए, जहां से इन्हें मैडागास्कर की एक फर्जी कंपनी उडॉन एविएशन को बेच दिया गया। इन कंपनीज का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ कागजों पर थी ताकि यूएस की नज़र से बचा जा सके। जब जहाज मैडागास्कर के फ्लैग तले रजिस्टर हो गए तो अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल खत्म हो गया। फिर इन जहाज़ों को कंबोडिया लाया गया। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जहां एविएशन के रूल्स इतने सख्त नहीं हैं। यहां ये जहाज दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए। जुलाई 2025 में इन जहाज़ों ने कंबोडिया से कीनिया जाने के लिए फ्लाइट प्लान फाइल किया। दिखाया गया कि ये कीनिया में मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अफगानिस्तान की एयर स्पेस में पहुंचे, जहां तालिबान की मॉनिटरिंग काफ़ी कमज़ोर है, इन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए। रडार से गायब होने के बाद ये जहाज़ कीनिया जाने के बजाय रास्ता बदलकर ईरान के मुख्तलिफ शहरों चाहबहार, जाहिदान और मशहद में लैंड कर गए। जब तक दुनिया को समझ आती, ये 5 बोइंग 777 ईरान की महान एयर की फ्लीट का हिस्सा बन चुके थे। अब अमेरिका कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि बेचने और खरीदने वाली सारी अमेरिकन कंपनीज फर्जी नामों पर रजिस्टर्ड थीं। आज महान एयर के पास 50 से 60 एक्टिव फ्लीट मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर एयरबस है, जबकि 7 अमेरिकन कंपनी बोइंग के भी जहाज़ हैं। ये जहाज़ दूसरी कंट्रीज़ में लैंड भी करते हैं और उनकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल करते हैं, पर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शिकागो कन्वेंशन लॉ के मुताबिक जब तक कोई मुल्क किसी दूसरे के साथ जंग की हालत में ना हो, वो सिविलियन जहाज़ों को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता और ना ही लैंड करने से रोक सकता है।
पर सैंक्शंस की वजह से महान एयर की फ्लाइट्स को काफ़ी मुल्क रीफ्यूलिंग की इजाज़त नहीं देते। अगर यूरोप या फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका ने ईरानियन एयरलाइन को एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोका, तो ईरान भी उनके जहाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स को ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ेगा। उम्मीद है सच रिपोर्ट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।